यस क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास के अंदर हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट की सारी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट की मेन 3 थ्योरी होती हैं: क्लासिकल, नियो क्लासिकल और मॉडर्न। क्लासिकल थ्योरी हमारी ट्रेडिशनल होती हैं, नियो क्लासिकल हमारी मिडिवल एंड देन मॉडर्न। तो सबसे पहले मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब लीड करते हैं उन्हें। साथ में जितने भी मेरे रिसोर्सेज है उसको कंट्रोल करती हूँ एक स्पेसिफिक गोल को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करने के लिए। ये अप्लाई होता है मेरे हर जगह, इवन मेरे बिजनेसेस के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर में, इवन इन पर्सनल लाइफ। तो इवन इन पर्सनल लाइफ से हमें क्या समझ में आया कि मैनेजमेंट मेरा फॉर्मल सेक्टर में भी जरूरी है एंड मैनेजमेंट मेरा इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर भी जरूरी होता है। गॉट इट। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं मैनेजमेंट की थ्योरीज की तरफ। फर्स्ट है आपकी क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में मैंने आपको बताया, क्लासिकल थ्योरी को हम ट्रेडिशनल थ्योरी भी कहते हैं। क्लासिकल थ्योरी मेरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड पे एमर्ज हुई थी, लेट 19 एंड अर्ली 20 सेंचुरी के अराउंड। इसके अंदर ये बताया गया, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, ह्यूमन बीइंग को एक रिसोर्स की तरह समझा जाता था जिसको आप परचेज कर सकते हो एनी कॉस्ट। ह्यूमन बीइंग की ह्यूमन वैल्यूज को कंसीडर नहीं किया गया। यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग को मशीन की तरह से समझा जाता था। और यहाँ पे व्हेन द बिजनेस नीड बेटर एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड स्ट्रक्चर, ये थ्योरी एम्फेसाइज करती है कि हायरार्की के अंदर फिक्स्ड रूल रेगुलेशन के साथ एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्क होना चाहिए। कुछ साइंटिफिक मेथड होते हैं हर काम को करने के, वो मेथड होने चाहिए। तो ये है आपकी क्लासिकल थ्योरी जो थोड़ी सी रिजिड है और जिसने ह्यूमन वैल्यू को इग्नोर करके चला है। ये इसके क्रिटिसिज्म्स के अंदर आ सकता है। तो क्लासिकल थ्योरी मेनली आपकी 3 टाइप की है: साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि एफ डब्ल्यू टेलर ने दी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल ने दी है, एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट जो कि मैक्स वेबर ने दी है। तो सबसे पहली साइंटिफिक मैनेजमेंट है हमारी, जो एफ डब्ल्यू टेलर ने दी है। कब आई है? 19 सेंचुरी, 1911 के अंदर। टेलर ने क्या कहा है? टेलर ने यहाँ पे ये कहा है कि दिस थ्योरी फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग वर्कर एफिशिएंसी। फर्स्ट पॉइंट कि साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो फोकस करते हैं वर्कर की एफिशिएंसी पे। किसकी एफिशिएंसी पे? वर्कर की एफिशिएंसी पे। वहीं पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव के प्रिंसिपल हैं वो आपके वर्कर को आप कह सकते हो लाइक लोअर लेवल मैनेजमेंट। वहीं पे जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको आप कह सकते हो मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मैं ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको साथ साथ डिफरेंस क्लियर हो। टेलर का फोकस रहा है कि वर्कर की एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव करे। टेलर कौन? साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला। वहीं पे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल का फोकस रहा है कि वो मिडल लेवल मतलब एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को ज्यादा इंप्रूव करे। यहाँ वर्कर आता है, यहाँ आपके एम्प्लॉयज आते हैं। सेकंड पॉइंट, साइंटिफिक स्टडी और स्टैंडर्डाइजेशन की बात करी गई है कि हर एक काम करने का एक साइंटिफिक प्रूवन मेथड होता है, उसकी हेल्प से मैं काम को बेटर पूरा कर सकता हूँ। तो उसी के बेसिस पे हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बने हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल आपका स्टैंडर्डाइज्ड टूल एंड प्रोसीजर। आपको एक स्टैंडर्ड टूल को, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को लेके चलना है। हर एक काम करने का एक से ज्यादा तरीका होता है, वो बेस्ट तरीका आपको फाइंड करना है। साइंटिफिक तरीके से सेलेक्ट करना, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, वर्कर की ट्रेनिंग आप कैसे करवा सकते हो, कैसे आप उनको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दे सकते हो, वो सारी चीजें। थर्ड है आपका डिफरेंशियल वेज सिस्टम। हमारे जो एफ टेलर हैं उन्होंने बोला हमारा हर एक वर्कर का डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम होना चाहिए जो उनको मिलेगा उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ये नहीं है आपको हायर कर लिया और आपकी यहाँ पे 20,000 सैलरी फिक्स हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि जैसा आप परफॉर्म करते हो उसके बेसिस पे आपको
वेज पे की जाए, आपको सैलरी पे की जाए। डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम टेलर ने आपको दिया है। देन अ डिवीजन ऑफ वर्क, सॉरी डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर को डिवाइड करने के लिए, लेबर का काम करने के लिए मेरे पास एक प्लानिंग इंचार्ज अलग होना चाहिए और मेरा प्रोडक्शन इंचार्ज अलग। इसके बेस पे ये हमारे प्रिंसिपल के साथ साथ ना कुछ टेक्निक भी है। टेक्निक में सबसे पहली टेक्निक है मेरी फंक्शनल फॉरमैनशिप। क्या नाम है? फंक्शनल फॉरमैनशिप। ये फंक्शनल फोरमैनशिप जो टेक्निक है, इस टेक्निक के अकॉर्डिंग ही ये बताया गया है कि मेरा डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए। डिवीजन ऑफ लेबर मींस कि प्लानिंग इंचार्ज आपका अलग होना चाहिए और आपका प्रोडक्शन इंचार्ज अलग होना चाहिए। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर आपके 4 फॉरमैन आएंगे। सेम इसी तरीके से प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी, सॉरी प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर भी आपके 4 फोरमैन आएंगे। ये 8 के 8 फोरमैन जो है एक वर्कर को डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वर्कर को स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिले। प्लानिंग इंचार्ज, प्लानिंग के अंदर कौन कौन से 4 फोरमैन हैं? रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिन। वहीं पे प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर क्या क्या आएगा? प्रोडक्शन इंचार्ज में आएगा आपका लाइक स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। गॉट इट? तो ये टेक्निक आपकी बताती है कि आपका डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फंक्शनल फोरमैनशिप। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है आपकी, यहाँ पे वो लिखी नहीं हुई, मैं वैसे वर्बली बता देती हूँ। नेक्स्ट टेक्निक है लाइक, एक सेकेंड में थोड़ा सा स्पेस कर दूं यहाँ पे। यस, नेक्स्ट टेक्निक है आपकी डिवीजन ऑफ वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर एक काम करने की स्टडी बताई गई है, एक काम को मैं अलग अलग तरीके से कैसे बेटर परफॉर्म कर सकती हूँ। इसके अंदर टोटल आपकी 4 तरीके की वर्क स्टडी आती है। फर्स्ट वर्क स्टडी है आपकी मेथड स्टडी, सेकंड है आपकी मोशन स्टडी, थर्ड है आपकी टाइम स्टडी एंड द लास्ट वन इज योर फैटिगी स्टडी। ये स्टडी आपको क्या बताती है? मेथड स्टडी आपको बताती है एक काम करने का बेस्ट मेथड ढूंढ लो और उसके बेसिस पे काम करो। मोशन स्टडी आपको ये बोलती है जो अननेसेसरी मोमेंट हो रही हैं, अननेसेसरी मोशन हो रही हैं, उसको खत्म करो ताकि आपकी एनर्जी स्टोर रहे आपके पास और आप जो है वो प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाओ। टाइम स्टडी ये बोलती है हर एक काम को करने का एक फिक्स्ड टाइम फिक्स कर, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड फिक्स कर दो कि इतने टाइम के अंदर मेरा ये वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। फैटिगी स्टडी आपको ये बोलती है कि रेगुलर वर्क करने की बजाय आप बीच में गैप लो, रेस्ट लो, ताकि गैप के बाद आपकी एफिशिएंसी बूस्ट पे हो, आप ज्यादा बढ़िया तरीके से काम कर पाओ। तो फैटिगी स्टडी रेगुलर वर्क की बजाय कहती है गैप लेना चाहिए, बीच में आपको रेस्ट लेना चाहिए। क्या क्या होगी? 3 फर्स्ट हमने देखा डिफरेंशियल प्रीवेज सिस्टम, सेकंड टेक्निक हमने देखी फंक्शनल फोरमैनशिप, थर्ड टेक्निक हमने देखी वर्क स्टडी एंड जो फोर्थ टेक्निक है वो है आपकी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 4 प्रिंसिपल्स, 4 टेक्निक है आपकी एंड 4 ही आपके प्रिंसिपल है। सबसे पहला प्रिंसिपल है आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के ही प्रिंसिपल बता रही हूं मैं। साइंस नोट रूल ऑफ थंब ये आपको बोलता है कि आपको साइंटिफिक चीजों को लेके चलना, ये नहीं है जहां पे दिल करा वहां पे आप चेंजेस कर दोगे, नहीं, कुछ फिक्स्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए मेरे पास काम करने का। सेकंड जो इसने बताया वो प्रिंसिपल आपका हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल आपको ये बोलता है मिलजुल कर काम करोगे ना तो बेटर काम होगा,
तो मिलजुल के काम करना चाहिए, हार्मोनी के साथ काम करना चाहिए, आप एक दूसरे के सहारा बन के काम करना चाहिए आपको। थर्ड है आपका कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, इंडिविजिबल सॉरी, कोऑपरेशन मतलब आप कोऑपरेट करके काम करो। कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन देखो दो टर्म होती है, क्या, एक होती है कोऑपरेशन और एक टर्म होती है आपकी कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, कोलैबोरेशन इज लाइक कि आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करते हो, आप खुद म्यूचुअली वॉलेंटरी मिलके काम करते हो, आपकी वाइब मैच होती है सामने वाले से, इसलिए आप मिलके काम कर रहे हो, वो है आपकी कोलैबोरेशन। वहीं पे कोऑपरेशन का मतलब है कि आपको एक ग्रुप के अंदर किसी अथॉरिटी ने बांध दिया है, इस वजह से आपको उसके साथ कोऑपरेट करके काम करना पड़ेगा, दिस इज कोऑपरेशन। लेकिन यहाँ पे भी ये बोला गया कोऑपरेशन की बजाय अगर आप कोलैबोरेशन से काम करोगे तो वर्क आपका बेटर होगा, जो हार्मोनी के साथ एक्सप्लेन किया है। एंड द लास्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू इज ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। क्या, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटर एफिशिएंट एंड प्रॉस्पेरिटी। गॉट इट, ये चार प्रिंसिपल हैं जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के हैं। गॉट इट। नेक्स्ट है थोड़ा सा इसके बारे में और एग्जाम्पल दे रखा है, हेनरी फ्रोड अप्लाई साइंटिफिक मैनेजमेंट इन दिस मोबिलिटी असेंबली लाइन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड लॉवरिंग कॉस्ट। क्रिटिसिज्म ध्यान रखेंगे सारे, क्रिटिसिज्म के ऊपर एमसीक्यू आता है। ओवर एम्फेसाइज किया है इसने सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी पे, सिर्फ एफिशिएंसी पे ओवर एम्फेसाइज करने के कारण वर्कर की सेटिस्फेक्शन, वर्कर की क्रिएटिविटी, वर्कर के एक ह्यूमन बेसिक नीड्स को इसने इग्नोर किया है। इसने फोकस किया है कि रिपीटेटिव वर्क के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहा है, एक मशीन की तरीके से आप ह्यूमन से वर्क करवा रहे हो उनकी नीड को बगैर समझे हुए। तो ये है मेरी साइंटिफिक मैनेजमेंट जो रिजिड है बहुत ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी पे वर्क किया है इन्होंने। इसके अंदर आपके रिपीटेटिव वर्क बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि जैसे हमने फंक्शनल फॉरमैनशिप में देखा, एक वर्कर को बताने के लिए कि वो वर्कर क्या काम करेगा, 8 उसके ऊपर बॉस बैठे हैं उसके, तो बहुत डिफिकल्ट कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ह्यूमन को ह्यूमन ना समझ के मशीन के तरीके से ट्रीट किया है, ये है पूरी साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब होता है एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेटिक को आप यहाँ पे ले सकते हो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट आपकी कब आई है, 1922 के अंदर आई है। वहीं पे साइंटिफिक मैनेजमेंट आपकी कब आई थी, 1911 में आई थी, 1911 के अंदर। ब्यूरोक्रेटिक 1922। ब्यूरोक्रेटिक के अंदर क्या बताया है, ब्यूरोक्रेटिक के अंदर स्ट्रिक्ट हायरार्की को फॉलो किया गया है, फॉर्मल रूल्स को फॉलो किया गया, इम्पर्सनल रिलेशन, क्रिएटिविटी को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट ने तो पूरे के पूरे काम करने का एक सिस्टमेटिक मेथड दिया है, लेकिन वहीं पे ब्यूरोक्रेसी ने जो फोकस किया है वो फोकस किया है हायरार्की के ऊपर। साइंटिफिक ने फोकस किया है रूल्स के ऊपर, रिजिडिटी के ऊपर, लेकिन हेरारकी ने फोकस किया, सॉरी ब्यूरोक्रेटिक ने फोकस किया है हेरारकी के ऊपर। ये की डिफरेंस ही हैं जो आपके एमसीक्यू में हेल्प करते हैं, तो इनको ध्यान से देखना। क्लियर कमांड होनी चाहिए आपकी अथॉरिटी लेवल की, आपका डिवीजन ऑफ वर्क बेटर होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, फॉर्मल रूल रेगुलेशन होने चाहिए, इम्पर्सनल रिलेशन होने चाहिए, आपका किसी की कोई पर्सनल रिलेशन आपके कोई हार्म ना करे ऑर्गेनाइजेशन को। मेरिट क्या है कि इसके अंदर सिलेक्शन एंड प्रमोशन आपके एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन देख के ही होगा, यहाँ पे रेफरेंस वगैरह चीजें नहीं चलेंगी बहुत ज्यादा। गॉट इट। एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर होता है, गवर्नमेंट एजेंसी यूज करती है आपके मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक का मतलब सिर्फ इतना है फिक्स्ड हायरार्की के अंदर काम होगा, फिक्स्ड हायरार्की के अंदर काम होगा। गॉट इट। नेक्स्ट रिजिड है आपकी, जैसे मैंने आपको बताया, अगर बहुत ज्यादा आपकी अथॉरिटी लेवल फिक्स है तो डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी, डिस्करेज करेगा एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी को। थर्ड है आपकी क्लासिकल थ्योरी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट किसने दी है, हेनरी फ्योल ने दी है। कब दी है, 19
16 के अंदर दी है। टाइम भी याद रख लेना, सीरीज में लगाने के लिए आ सकता है। पहला क्या था? 1911। 1911 क्या थी? साइंटिफिक मैनेजमेंट। देन है 1916। 1916 क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। देन है आपका 1922। 1922 क्या है? ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंस के रूल्स के ऊपर फोकस किया। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के बारे में अगर हम पढ़ेंगे अभी, साइंटिफिक मैनेजमेंट मेनली वर्कर के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आपके एम्प्लॉयज के लिए है, एंड ब्यूरोक्रेटिक जो है वो फिक्स्ड रूल और हायरार्की की बात करें। गॉट इट? Administrative focusing on managing the entire organization, managing the entire organization through clear principle of management। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ने जो है वो 14 प्रिंसिपल दिए हैं टोटल। एक सेकेंड प्लीज। यस, टोटल 14 प्रिंसिपल दिए हैं। किसने? हेनरी फ्योल ने, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के अंदर। फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क को डिवाइड कर दो स्पेशलाइज नॉलेज के हिसाब से। सेकंड प्रिंसिपल है मेरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल आपको ये बोलता है कि एक पर्सन को अगर आपने पावर दी है तो उसको जिम्मेदारी भी दो। पावर लाइक योर अथॉरिटी। अगर आपने पावर दी है किसी को तो उसको जिम्मेदारी भी दो। अगर उसको बहुत ज्यादा तुमने पावर दे दी, मतलब अथॉरिटी ज्यादा दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो उस पावर का मिस यूज होने के चांसेस हैं। वहीं पे ऑन दी अदर साइड आपने पावर नहीं दी किसी को, अथॉरिटी नहीं दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा दे दी, तो आपका काम पूरा नहीं होगा। तो ये प्रिंसिपल बताता है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको सिर्फ ये बताता है कि हर एक एम्प्लॉय को रूल रेगुलेशन के साथ काम करना है, फिक्स्ड टाइम पीरियड के साथ काम करना है। जो रूल्स बनाए हैं हायरार्की के, वो उसी के ऊपर आपको वर्क करना। डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट कि एम्प्लॉय मस्ट फॉलो रूल्स एंड एग्रीमेंट। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल आपको ये बोलता है कि एक एम्प्लॉय को एक ही सुपरवाइजर कमांड देगा, एक सबॉर्डिनेट को एक ही सुपरवाइजर कमांड देगा। ये बोला गया है यूनिटी ऑफ कमांड में, ताकि हर एक सबॉर्डिनेट के पास सिंगल से कमांड आएगी तो हमारी ट्रांसपेरेंसी बेटर रहेगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड रहेगी। गॉट इट? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल आपको ये बोलता है जितने भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं, इंक्लूड योर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड योर एसेट्स एंड ऑल, तो सारे के सारे मेरे रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के सिंगल डायरेक्शन के अंदर अपने एफर्ट्स लगाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में एफर्ट्स लगाएंगे, सबकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ये बोला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ने। नेक्स्ट है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, जो आपका पर्सनल गोल है और एम्प्लॉयज का, वो आपका पर्सनल गोल कोलैब होना चाहिए विद आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ। जो एक ह्यूमन बीइंग का पर्सनल इंटरेस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ कोलैब होना चाहिए, ताकि आप दोनों एक साथ ग्रो कर पाओ। नेक्स्ट है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन मीन्स रिटर्न। रिम्यूनरेशन मीन्स रिटर्न। ऑर्गेनाइजेशन को फेयर रिटर्न देना चाहिए, जितना वो काम कर रहा है उतना उसको पैसा दो। अगर कम दोगे तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा, जॉब छोड़ देगा। ज्यादा दोगे तो वो आलसी हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि उसको फ्री में पैसे मिलने लग गए हैं। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर इन सिंगल हैंड। सेंट्रलाइजेशन पावर इन सिंगल हैंड, वेयर एज ऑन द अदर साइड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई है आपकी डिफरेंट हैंड में। पावर क्या हुई है? डिस्ट्रीब्यूट हुई है आपकी अलग अलग हैंड्स में। तो सेंट्रलाइजेशन सिंगल हैंड में पावर है, डिसेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट। तो इन दोनों का, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का बैलेंस होना जरूरी है। गॉट इट? नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फिक्स्ड चेन होनी चाहिए, जिसके हिसाब से आप अपनी बातों को एक से दूसरे तक अपने मैसेज को भेज सकते हो। स्केलर चेन ने ये बताया कि हर एक हायरार्की का, हर एक पोजीशन की एक हायरार्किकल पोजीशन फिक्स होनी चाहिए। लाइक ये मेरा ए है,
ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है। ए को अपनी बात अगर डी तक पहुंचानी है तो ए पहले बी को बताएगा, बी जो है वो सी को बताएगा, सी जो है वो डी को बताएगा। एक क्लियर लाइन आपकी अथॉरिटी के फिक्स्ड होनी चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। इसके साथ एक और प्रिंसिपल भी आता है, एक प्रिंसिपल तो नहीं है, वो एक इसी में कॉन्सेप्ट है स्केलर चेन में ही, जो कि है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या बताता है? गैंग प्लैंक आपका स्केलर चेन को तोड़ता है उस कंडीशन के अंदर जहां पे कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है। अगर इमरजेंसी की सिचुएशन में मैं हायरार्की को फॉलो नहीं करता हूं, मैं एज ए पर्सन ए जो है वो डायरेक्टली ई से कांटेक्ट करता हूं, मैं या एज ए पर्सन बी डायरेक्टली जी से कांटेक्ट करता हूं, तो इसको बोला जाता है गैंग प्लैंक। ओके, इसको बोला जाता है क्या? गैंग प्लैंक। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी मीन्स कि हर एक एम्प्लॉय को फेयर ट्रीट करोगे आप, किसी को बहुत ज्यादा छूट नहीं दोगे, किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रखोगे। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है कि हर एक एम्प्लॉय को आप जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे। क्या? जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है एम्प्लॉय को एनकरेज करो ताकि वो न्यू इनोवेटिव आइडिया लेके आए, वो खुद एक एनर्जी के साथ वर्क करे, दिस इज इनिशिएटिव। स्पाइड डी क्रॉप का मतलब होता है टीम स्पिरिट, कि आपको टीम के अंदर काम करना है। ये है 14 के 14 प्रिंसिपल हमारे, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल कहा जाता है, जो कि हेनरी फ्योल ने दिए हैं। क्रिटिसिज्म है, बहुत रिजिड स्ट्रक्चर पे वर्क करता है, मे नॉट वर्क इन फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट। ये प्रिंसिपल उस एनवायरमेंट के अंदर सुटेबल नहीं हो सकते जहां पे आपके फास्ट चेंज होते हैं, आपके एनवायरमेंट के अंदर वहां ये सुटेबल नहीं होंगे। बहुत ज्यादा हायरार्की है तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। देखो, क्लासिकल, जितने भी आपके क्लासिकल के सारे थ्योरीज है ना, क्लासिकल की तीनों थ्योरी, कितनी थ्योरी है क्लासिकल की? तीन। एक सेकेंड, अभी दिखा भी देती हूँ। तीन थ्योरी है क्लासिकल की, मैंने डिफरेंस टेबल में लेके आई हूँ ऑफ कोर्स। ये आपकी तीन क्लासिकल थ्योरी है, इसमें जो एक चीज कॉमन है, सबसे पहली कि तीनों की तीनों जो है वो हायरार्की पे वर्क करती हैं, तीनों की तीनों आपके फिक्स्ड रूल पे वर्क करती हैं, लेकिन साइंटिफिक जो है वो वर्क करती है आपके वर्कर्स पे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करती है आपके एम्प्लॉयज पे, ब्यूरोक्रेसी वर्क करती है स्लो एंड रिजिड, जो कि इनोवेशन को डिस्करेज करता है। डिफरेंस आप रीड कर सकते हो, फिर भी कोई डाउट हो तो ऑफ कोर्स पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं नियो क्लासिकल पे। नियो क्लासिकल क्या है? नियो क्लासिकल आपका वो टाइम पीरियड है जहां पे आपके ह्यूमन की नीड को कंसीडर किया गया। यहाँ पे ये बोला गया कि एक ह्यूमन बीइंग अगर खुश होके खुद काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी का आउटपुट हमें ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर कि हम उसको रूल रेगुलेशन के अंदर बांध दे रहे हैं। नियो क्लासिकल की आपकी दो अप्रोच है, एक है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एंड सेकेंड वन इज योर बिहेवियर अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन, एल्टॉन मायो, जहां भी ह्यूमन रिलेशन का नाम आ जाता है वहां हमेशा एल्टॉन मायो आता है। एल्टॉन मायो एंड मेस्लो। मैस्लो की हायरार्की आपने पढ़ी भी है, कहाँ पढ़ी है? मोटिवेशंस की थ्योरी के अंदर। मोटिवेशन की सारी कंटेंट थ्योरी, प्रोसेस थ्योरी, सारी थ्योरी मैंने कवर की है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, इवन मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगी। गॉट इट? चलिए अब नियो क्लासिकल के अप्रोच पे बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ने फोकस किया है कि एम्प्लॉय हमारा एक वेलबींग के साथ वर्क करे, वो एक मशीन नहीं है, वो एक सोशल ह्यूमन बीइंग है, वो सोसाइटी के साथ अगर मिलके काम करेगा तो उसका वर्क ज्यादा होगा। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया है यहाँ पे हमारे एल्टॉन मायो भैया ने, वो एक्सपेरिमेंट का नाम दिया है हॉर्थोन एक्सपेरिमेंट, जिसको मैं हॉर्थोन स्टडी भी कहती हूँ। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया कि वेस्टर्न
इलेक्ट्रिक हॉर्थोर्न प्लांट के अंदर, शिकागो ये एरिया है, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, वो कई बार लाइट को कम कर देते हैं तो कई बार लाइट को ज्यादा कर देते हैं, कई बार वो उनके ब्रेक्स को कम कर देते हैं, कई बार उनके ब्रेक को ज्यादा कर देते हैं। तो उन्होंने ये स्टडी किया कि वर्क कंडीशन में को अगर मैं चेंज करता हूँ तो मेरी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट क्या पड़ता है। ये उन्होंने हॉर्थोर्न एक्सपेरिमेंट के अंदर स्टडी किया। क्या स्टडी किया कि वर्क कंडीशन को चेंज करने पे एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी पे, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और उनकी फाइंडिंग क्या आई, उनकी फाइंडिंग ये आई, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो ज्यादा अफेक्ट करता है एक एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी पे एज कंपेयर टू फिजिकल कंडीशन। अगर फिजिकल कंडीशन लाइट आपको थोड़ी सी कम मिल रही है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, हम काम कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी कलीग ऐसे हैं जो जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो वहां पे आपको एक साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाएगा जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल खत्म कर देगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉय वर्क बेटर व्हेन दे फील वैल्यूड एंड इंक्लूड इन डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉय ज्यादा बेटर फील करते हैं अगर उनको वैल्यू दी जाती है और उनको भी डिसीजन मेकिंग के अंदर लिया जाता है। मतलब कि वो अथॉरिटेटिव स्टाइल की बजाय अगर डेमोक्रेटिक स्टाइल आपका मैनेजर फॉलो करता है तो एम्प्लॉय ज्यादा बेटर वर्क करते हैं, वो ज्यादा बेटर फील करते हैं। इवन इसके अंदर हॉर्थोर्न एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने इनफॉर्मल ग्रुप्स की बात करी कि मेरी हर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का वर्क जरूरी है उतना ही मेरे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी जरूरी है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लाइक आपकी कुछ कलीग्स के साथ एक बढ़िया बॉन्ड होना चाहिए, आप फ्रेंडशिप वाले अगर रहते हो एक साथ मिलके तो आप ज्यादा बेटर तरीके से वर्क करते हो। गॉट इट। नेक्स्ट है मेरी मेस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। मेस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ने 5 लेवल ऑफ नीड दी है जिसमें कि एम्प्लॉय मोटिवेट रहता है, जिसमें है मेरी साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, सेल्फ एक्सट्रीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये सारी की सारी नीड और ये एक्स वाई थ्योरी ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ मोटिवेशन की थ्योरीज के साथ, मैं यहाँ कवर नहीं करूंगी। तुम वहां से विजिट सारे वीडियोस देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बिहेवियर थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी भी आप वहीं से कवर करोगे। हर्बक 2 फैक्टर थ्योरी भी मैंने करवाई है, वहां पे डिफरेंस आपके सामने है। मैं सीधा मॉडर्न थ्योरीज के ऊपर अब शिफ्ट करती हूँ। मॉडर्न थ्योरीज है आपकी मैनेजमेंट की जो कि 1950 के टाइम पीरियड पे आई थी। मॉडर्न थ्योरी आपको ये बोलती है कि मेरे को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपने साइकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, ताकि मैं अपनी थिंकिंग के साथ में मैं एक क्वालिटेटिव डिसीजन ले पाऊँ, मैं अपनी एफिशिएंसी पे वर्क कर पाऊँ, मैं इनोवेशन पे वर्क कर पाऊँ। मॉडर्न थ्योरीज ने एम्प्लॉय को एक फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच दी है जिसके अंदर वो खुद अडॉप्ट कर सकते हैं और एक डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ कॉन्टिन्यूसली इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मतलब खुद सीख सकते हैं, खुद जब वो कर करके देखेंगे तो वो ज्यादा बेटर सीखेंगे, उस चीजों को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ये बताया है हमारी मॉडर्न थ्योरीज ने। मॉडर्न थ्योरी मेरी टोटल 4 टाइप की है, सिस्टम थ्योरी एंड कंटिजेंसी थ्योरी। अब ये बताओ क्लासिकल थ्योरी कितनी थी, अभी की अभी कमेंट करोगे, साथ साथ चीजें याद करते चलोगे, बाद में भूलोगे नहीं, रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लासिकल थ्योरी 3 थी, कौन कौन सी? साइंटिफिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तीनों के प्रोपाउंडर के नाम बताओ अभी की अभी। यस, मॉडर्न थ्योरी में सबसे पहली है मेरी सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी क्या बोलती है? सिस्टम थ्योरी आपकी ये बोलती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरे को एक सिस्टम के साथ काम करना चाहिए। वो एक दूसरे पर, मेरा जितने भी ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इनपुट के साथ मैं बेटर वर्क कर लूंगा तो पॉसिबल नहीं है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन के सारे सिस्टम इंटरडिपेंडेंट होते हैं, उनको मिलके काम करना चाहिए। इसके की फीचर्स में सिस्टम में 3 चीजें दी हैं। एक है इनपुट, देन है प्रोसेस, देन है आपका आउटपुट। सबसे पहले आपको इनपुट देना होगा रिसोर्सेस को, देन आप उनको प्रोसेस करेंगे लाइक मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन, देन आप आउटपुट लेके आएंगे मतलब प्रोडक्ट और सर्विसेज आप बेटर देंगे। फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट करता है एक बेस्ड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। देन इंटरडिपेंडेंस आपकी बताई गई है। सिस्टम थ्योरी के अंदर सिर्फ 3 चीज याद रखनी है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। गॉट इट।
क्रिटिसिज्म है टू एब्स्ट्रैक्ट फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट इज लाइक जो चीज आपको फिजिकली अवेलेबल नहीं है, लाइक आपकी थिंकिंग, इग्नोर करती है ह्यूमन एंड इमोशनल एफर्ट्स को। नेक्स्ट है मेरी कंटिजेंसी थ्योरी। कंटिजेंसी थ्योरी को मैं सिचुएशनल थ्योरी भी बोलती हूँ या सिचुएशनल अप्रोच भी बोलती हूँ। कंटिजेंसी थ्योरी आपको ये बोलती है कोई भी काम करने का एक फिक्स्ड मेथड होता ही नहीं, कोई भी काम करने का एक फिक्स्ड रूल नहीं हो सकता मैनेजमेंट के अंदर। आप जो सिचुएशन के अंदर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में मेरे लिए क्या बेस्ट है। तो कंटिजेंसी थ्योरी आपको ये बोलती है कि एक लीडर को अडॉप्ट करना चाहिए उसके डिसीजन अकॉर्डिंग टू हर सिचुएशन। इसके की फैक्टर्स है, मैनेजमेंट डिपेंड करती है एक्सटर्नल फोर्सेस पे। एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंड करती है तो मैं पहले से एज्यूम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा बिजनेस का जो एनवायरमेंट है वो अनप्रेडिक्टेबल भी होता है। एनवायरमेंट को मैं 100% अपने कंट्रोल में नहीं ला सकता। इस वजह से मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी देनी जरूरी है, और उसी के साथ साथ मेरे को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अंदर अपने लीडरशिप स्टाइल को भी चेंज करना जरूरी है। ये बताया है आपकी कंटिजेंसी थ्योरी ने। नेक्स्ट आपकी डिसीजन थ्योरी। डिसीजन थ्योरी आपको ये बताती है कि मेरे को जो भी डिसीजन लेना है वो फोकस होना चाहिए कि किस कंडीशन के अंदर मैं डिसीजन ले रहा हूँ। हर्बर्ट साइमन ने आपकी डिसीजन थ्योरी दी है। उन्होंने बोला डेवलप द बाउंडेड रैशनैलिटी कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग दैट मैनेजर डोंट ऑलवेज मेक फुली रैशनल डिसीजन ड्यू टू लिमिटेड इंफॉर्मेशन। मैनेजर कभी भी फुली रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि हर मैनेजर के पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही होती है, सबके पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो आपका डिसीजन 3 फ्रेजेस के बेसिस पे लिया जाता है कि आपकी इंटेलिजेंस कैसी है, कि मतलब आपके पास डाटा कैसा है, उस डाटा के बेस पे आप क्या पॉसिबल सॉल्यूशन उसका निकाल सकते हो। देन आपको सेलेक्ट करना होता है उसमें से एक बेस्ट चॉइस को। ये बताया है आपका डिसीजन थ्योरी में। डिसीजन थ्योरी के अंदर मेन याद रखने वाली चीज 3 फ्रेजेस के अंदर आपका डिसीजन होता है। सबसे पहले इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के अंदर आप देखते हो कि आपके पास डाटा कैसा है। सेकंड है आपका डिजाइन। डिजाइन के अंदर आप डेवलप करते हो पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है। थर्ड है आपके पास चॉइस, जिसके अंदर आप देखते हो कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या है जिसके साथ आप वर्क कर सकते हो। गॉट इट। नेक्स्ट है मेरी लास्ट थ्योरी जो है क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच ये बोलती है, ये एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसने ये बोला कि मैं अपनी डिसीजन को इम्प्रूव कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ डाटा। कि मेरा पहले का क्या डाटा था, कितनी मेरी सेल्स इंक्रीज हुई थी, कितना अब मैं ऐसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ, बाहर की डिमांड एंड सप्लाई को देख के मैं फोरकास्ट कर सकता हूँ कि अब मेरा को इस सिचुएशन के हिसाब से क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो ये क्वांटिटेटिव मॉडल है जो कि आपके प्रीवियस डाटा के हिसाब से फोरकास्टिंग में बिलीव करता है। तो इसके अंदर ये बताया गया है डेवलप आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। ये अप्रोच हेल्प करती है आपको फोरकास्ट करने में। उस फोरकास्टिंग के बेसिस पे आप ऑप्टिमम डिसीजन ले पाते हो, और उसी डिसीजन मेकिंग को आपको गेम थ्योरी भी बोला गया है। गेम थ्योरी क्या है, कौन बच्चा मुझे बता सकता है? अगर किसी को पता है तो अभी के अभी कमेंट करो, अदरवाइज फिर मैं तो बताऊंगी ही। थ्योरी जो है, गेम थ्योरी आपकी एक स्टडी है। किस चीज की स्टडी है? गेम थ्योरी स्टडी है आपकी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की, जहां पे मल्टीपल प्लेयर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और वो ये देखते हैं कौन सा डिसीजन मेरा एक बेटर आउटकम के साथ आ सकता है। तो गेम थ्योरी आपकी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग थ्योरी है जहां पे मल्टीपल प्लेयर इंटरेक्ट करते हैं और हर एक प्लेयर अपना योगदान देता है, अपना रोल देता है और एक बेस्ट आउटकम के ऊपर पहुंचता है। तो गेम थ्योरी में आपका फोकस क्या है? गेम थ्योरी में आपका फोकस है बेस्ट आउटकम को निकालना। गॉट इट। तो ये थी हमारी आज की पूरी क्लास। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप कंपैरिजन यहाँ पे देख सकते हो, मैंने हर एक टेबल भी, हर क्लासिकल के बाद भी टेबल है आपके पास, नियो क्लासिकल को भी मैंने टेबल की हेल्प से डिफ्रेंशिएट किया है, एंड सेम विथ मॉडर्न। नेक्स्ट के अंदर हम लीडरशिप की थ्योरीज देखेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हो, बट आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड।